वेलकम टू शुभम ई क्लासेस दोस्तों। और देखिए आज का आपका वीडियो है फिर से आपका आर्मी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आपके एग्जाम में पूरे 50 क्वेश्चन आएंगे और ये बिल्कुल पूरे 50 क्वेश्चन का एकदम एक्यूरेट सेट है। पहला सेट हमने अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर ज़रूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। और देखिए इस वीडियो में आपके 20 क्वेश्चन साइंस के, 15 क्वेश्चन आपके मिक्स जीके हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसमें करंट अफेयर के हैं, 10 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसा ही प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। और देखिएगा उससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि ये आपका प्रैक्टिस सेट है, ना कि आपकी प्रिपरेशन के लिए वीडियो, ठीक है। साथ साथ अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और कॉपी पेन लेके बैठेगा। आगे आपके मैथ के क्वेश्चन भी आएंगे, उसको मैं साथ साथ सोल्व कराऊंगा। आप क्या कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा और फिर बाद में देखिएगा आपका आंसर सही है या नहीं। और कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर लिखना कि आपका कितना स्कोर हुआ है, आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। 50 में से आपके 42 या 43 के अराउंड नंबर आने ही चाहिए। पहला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी, वो की थी एनरिको फर्मी ने। ओके, आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। एक प्रकाश विद्युत सेल प्रवर्तित करता है। तो एक प्रकाश विद्युत सेल प्रवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण का केंद्र होता है। तो हाइपोथैलेमस, अगर ऑप्शन सी चूज किया है आपने तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और देखिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, सेरेब्रम जो है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग है। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। और ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है? पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन की हम बात करेंगे। साइटोकाइनिन जो है यह कोशिकाओं के विभाजन में सहायता करता है, ठीक है। जिब्रेलिन क्या करता है? अगर आपका पौधा कोई छोटा है यानी कि बोना है तो उसको जो है लंबा करने में मदद करता है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव करते हैं यदि आपके पौधे की हाइट, पेड़ पौधे की हाइट छोटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक जो है वो हमें आयरन मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, आलू में मोजैक रोग का कारण क्या है? आलू में मोजैक रोग ये होता है विषाणु की कमी से। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा, विषाणु की कमी से नहीं, विषाणु की वजह से। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, चटका हुआ कांच चटकीला क्यों प्रतीत होता है? तो देखिए जो चटका हुआ कांच है वो हीरे की भांति कार्य करता है, ठीक है। तो ये चटका हुआ प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चटका हुआ कांच जो है वो और चटकीला प्रतीत होता है। हीरे में भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम लागू होता है। इसके साथ ही मृग तृष्णा होता है, उसमें भी जो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो देखिएगा पिछली वीडियो में बताया था, ध्वनि के लिए आपको माध्यम की जरूरत होती है, यानी कि माध्यम अगर आप किस ध्वनि यहाँ से अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो टकराएगी, तभी जो है वो ध्वनि जो है वहाँ से उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं तो हवा में थोड़े थोड़े जो है वो मॉइस्चर होते हैं, ठीक है, पानी के कण होते हैं जिसको हम नमी बोलते हैं, उनसे टकराकर ध्वनि जो है हमें सुनाई देती है, ठीक है। तो ध्वनि जो है एक तरह से क्या है, परावर्तन का नियम लागू होता है ध्वनि में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन गैस कौन सी है? तो ग्रीन गैस इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड अगर चूज किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो देखिए एक ही पदार्थ के बीच जो कार्यकारी बल लगेगा वो होगा ससंजक बल, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपके पास कोई थर्मामीटर है। थर्मामीटर तो सबको पता होगा, बुखार वगैरह नापने का यंत्र होता है। इसके अंदर क्या होता है? पारा भरा होता है। तो देखिए जो पारा होता है उसके अंदर ससंजक बल लगा होता है। ऐसा क्यों? इसको समझिएगा कि पारा जो है वो कभी भी थर्मामीटर में चिपकता नहीं है, ठीक है। पारा जो है वो अपने आप में ही चिपका होता है, थर्मामीटर में कभी भी चिपकेगा नहीं। तो अगर थर्मामीटर में चिपक गया तो टेम्परेचर ऊपर नीचे बताएगा ही नहीं, वो एक ही जगह चिपक के रह जाएगा। तो पारा जो है वो अपने आप में ही चिपके होते हैं। पारा जो है ससंजक बल का नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो यह बताया था मैक्सवेल ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 12 है, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण नियम लागू होता है? तो रॉकेट जो है वह संवेग का संरक्षण सिद्धांत हमारा लागू होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में नाइक्रोम की तार का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रिक हीटर आपको पता होगा, उसके अंदर जो स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग वाली तारें आपने देखी होंगी इस टाइप से, तो ये तारें होती हैं, ये नाइक्रोम की तारें होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में से कौन स्वच्छ ईंधन है? तो स्वच्छ ईंधन कौन होगा? बिल्कुल नेचुरल होगा, वही स्वच्छ ईंधन होगा। तो प्राकृतिक गैस जो है वो बिल्कुल स्वच्छ ईंधन है, और प्राकृतिक गैस में मीथेन सबसे स्वच्छ ईंधन है। 15, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो देखिए यहाँ पे हमें आरबीसी है। ठीक है, चीज़ों को समझिएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि आपको पता है आगे मैथ का क्वेश्चन भी मैंने सोल्व कराने हैं, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर अच्छा नहीं लगता। और ये है हमारा WBC। ठीक है, तो देखिए WBC जो है ये क्या करता है, अगर इसकी कमी हो जाएगी WBC की, तो रोगों से लड़ने की क्षमता जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको रोग जो है बहुत जल्दी लगते हैं, तो ये रोग प्रतिरोध का काम करता है। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी रहेगा। WBC जो है संक्रमण से होने वाली बीमारी से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, वो होता है हमारा रेटिनॉल। ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमिन होता है। इससे बेरी रोग होता है, आप ध्यान रखेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। तो ये अब सभी आप चीज़ें ध्यान रखेंगे। विटामिन के का होता है फेरिक्विनॉल। क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रकाश फैलता है अगर हम प्रिज्म से कोई प्रकाश गुजारेंगे, तो कौन सा प्रकाश है जो सबसे अधिक फैलेगा? तो वो होता है बैंगनी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? तो देखिए वो होती है जल की। और कितनी होती है? 1 होती है। यानी कि सबसे हाईएस्ट विशिष्ट ऊष्मा जो है वो 1 है, और वो होती है जल की। 19, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, तो उसका तापमान क्या हो जाता है? घटेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो गैस इंजन की खोज यहाँ पे किसने की है? तो वो की है डेमलर ने। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 21, किस शासक ने कालिंजर में अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो कालिंजर में अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था धंगदेव ने। 22 है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो देखिए इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताऊं। 1930 याद रखिएगा, लास्ट में क्या आ रहा है आपका? 0 आ रहा है, और 0 क्या है? यानी कि गोलमेज सम्मेलन। तो 1930 में आपका पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था, और 1932 में तीसरा होगा। तो 1932 ही पूछा है, तो हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके। 23 है, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है लखनऊ में। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW। ठीक है, इसके बारे में सबको पता होगा। तो इसकी जो है सृजना किसने की थी? सृजित करने का श्रेय किसे जाता है, यानी कि ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था टिम बर्न्स ली ने। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश करता है। और एक चीज़ और देखिएगा, गन्ने का उत्पादन तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश करता है, बट सबसे अधिक जो है चीनी की मिलें होंगी तो वो होंगी महाराष्ट्र में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। 26 है यहाँ पे हमारा, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी होता है सर्वोच्च न्यायालय। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का एक विधायी अधिकार है। ठीक है, यह संविधान में निर्मित है, तो यह एक विधायी अधिकार होता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। 28, कोंकण रेलवे मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो देखिएगा, कोंकण रेलवे मार्ग जो है यह पश्चिमी घाट में स्थित है, तो पश्चिमी पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। ठीक है। 29, मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है?
तो यह स्थित है कावेरी नदी पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जगह का नाम है तमिलनाडु, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे मेटूर बांध तमिलनाडु में है और कावेरी नदी पर स्थित है। 30 है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील किस राज्य में है, सबको पता होगा ना। ऑप्शन बी राजस्थान में स्थित है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जीके का पोर्शन कंप्लीट होता है। 5 क्वेश्चन आपके जीके के रहते हैं, उसको हम बाद में करेंगे लास्ट में 45 से 50 में। ठीक है, अब हमारा मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है और अब वीडियो हमारी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको मैथ समझाना भी है, जीके समझाने का नहीं होता। जीके मैंने फटाफट आपको आंसर बताने थे और उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज करके आंसर लगा रहे होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़े रहना। और देखिए साधारण ब्याज का कंप्लीट वीडियो अपलोड किया है, कंप्लीट साधारण ब्याज का वीडियो है ये वाला। ओके, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपका साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, और भी बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, मैथ की तो बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हो चुकी हैं, उन सभी को देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपना मैथ का पार्ट। तो मैथ का पहला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 25% बढ़ जाने पर एक परिवार को कितनी कटौती करनी पड़ेगी कि परिवार का खर्च वही रहे? तो देखिए इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सोल्व करना है उसको आप देखिएगा। और हाँ, पहले वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व कीजिएगा, फिर आंसर से आंसर मैच करना है आपको। ठीक है, ये टेस्ट हो रहा है, कोई आपका वीडियो नहीं बन रहा, आपको लेक्चर नहीं दे रहा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो देखिए अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अगर 25% की वृद्धि हो रही है तो आप क्या करेंगे, 25 को आप ऊपर लिखेंगे। अब 25% की वृद्धि होगी तो वृद्धि क्या होती है, 100 प्लस लाभ होता है, 100 प्लस प्रॉफिट होती है। ठीक है, तो वृद्धि को आप क्या लिखेंगे, 125 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 25% का प्रॉफिट हुआ है और आप क्या करेंगे, गुणा में 100 करेंगे। ये आपको कब करना है, जब आपके पास ऐसी कंडीशन दी हो कि 25% की वृद्धि हुई है या कितने भी प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उसमें खर्च में कितना कम करे कि आपका जो खर्च है वो वही रहे, तब आपके पास ये ट्रिक काम आएगी। ठीक है, जो वृद्धि हुई है वो आप एज इट इज़ लिखेंगे और उसको फिर नीचे आप क्या करेंगे, उसमें 100 ऐड करके लिखेंगे और आप गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, 25 पंजे 125 और 5 से आप कैंसिल करेंगे तो 20, तो 20% जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूँ, अगर यहाँ पे लिखता कि 25% की कमी हुई है, यहाँ पे बढ़े ना होता, यहाँ पे कमी हुई होती, तब भी आप क्या करते, तब भी आप यहाँ पे 25 ही लिखते। बट नीचे क्या करेंगे, कमी हुई है तो 100 में से आपको यहाँ पे माइनस करके लिखना है 75 और फिर आपको गुणा 100 कर देना है अगर आपसे कमी बोलेगा। तो 25 या 75, तो फिर आपका 100/3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होता, यानी कि 33 सही, 1/3% आपका करेक्ट आंसर होता अगर आपसे कमी बोलता। ठीक है, तो दोनों टाइप मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ओके, आपका 32 क्वेश्चन है, यहाँ पे 0.0016 का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल आपको बताना है। तो देखिएगा इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपने लिख दिया 16 और देखेंगे आप जो है आपकी संख्याएं कितने के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है, तो नीचे आप उतनी ही जीरो लिखेंगे, 4 0 आपने लिख दिया यहाँ पे और फिर आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे और इसका आप क्या करेंगे, वर्गमूल, क्योंकि आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिएगा 16 का वर्गमूल कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा और 10,000 का वर्गमूल कितना होगा, यहाँ पे 100 होगा और यहाँ से फिर हमारा ये वर्गमूल जो है इधर आने यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्गमूल सोल्व कर दिया है। अब आप देखिए दो जीरो छोड़ के यहाँ पे आपको पॉइंट लगा देना है ऊपर, तो हमारा सोल्व करने के बाद कितना बनेगा, 0.04 आंसर। ठीक है, 2 हमने छोड़ दिए संख्याएं और फिर हमने एक पॉइंट लगा दिया क्योंकि नीचे आपके पास 2 जीरो थी। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। उम्मीद है आपने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आपसे बोला है कि आपको ये रकम दी हुई है और आपको बताना है इसका वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए इतना बड़ा वर्गमूल तो आप याद कर नहीं सकते और आपके पास इतना समय भी नहीं होगा कि आप एग्ज़ाम में बैठ के सॉल्व करें। तो आपको मैं एक छोटा सा तरीका बताऊंगा इसको जल्दी जज करने का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए यूनिट डिजिट देख रहे होंगे, लास्ट वाला डिजिट आपका 4 है। तो 4 कब आएगा, अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तब आपका 4 बनता है, या फिर आप 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 कितना होता है, 64 होता है, तो आपका लास्ट में 4 आएगा। बाकी किसी भी केस में आपका 4 नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 608 और 908 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको अगर हम
इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में आपके 4 आएगा ही आएगा। ठीक है। अब देखिएगा एक और चीज़, अगर आप 608 को छोड़ दीजिए, इसका आंसर हमारा 608 ही होगा। आप क्या कीजिए 600 लीजिए, ठीक है, 8 को आप अभी रहने दीजिए। 600 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा बनता है नियरेस्ट 36 इसके अराउंड। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 36 है और इसके अराउंड ही बाकी सारा कुछ है। ठीक है। अगर आप 900 का स्क्वायर करेंगे तो नम नम कितना होता है 81 होगा, तो 81 तो 36 से बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको आंसर बता के मैं ये नहीं चाहता कि आपको सिर्फ आंसर बताऊँ और चला जाऊँ फटाफट। ठीक है। तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, इसमें सॉल्व करने के बजाय आप ऐसे भी जज कर सकते हैं कि अगर मैं 9 का स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ से 900 का, तो 8100 बन रहा है जो कि इससे बहुत बड़ा है। 6 का स्क्वायर कितना हो रहा है 3600 हो रहा है जो कि इसके एकदम नियरेस्ट है, और इसका यूनिट डिजिट भी 8 है, तो लास्ट में इसका 4 आएगा ही आएगा। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँगा तो 2500 बनेगा जो कि इससे बहुत कम हो जाता है, और 100 का स्क्वायर की तो बात ही कुछ नहीं, वो तो बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ से 608 होगा। उम्मीद करूँगा फैक्ट समझ में आ रहे होंगे। 34, यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक काम को 7 दिन में कर सकती हैं, तो 4 पुरुष और 8 स्त्रियां उसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो देखिएगा इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, और ये सिंपल नहीं है, इसमें बीच में या वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है। यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां किसी काम को 7 दिन में करें, ठीक है, तो इसको करने का मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल छोटी सी। आपको क्या करना है, जो बाद वाले हैं उसको आपको पहले लिखना है, यानी कि बाद में आपका 4 पुरुष पूछा हुआ है तो 4 पुरुष आप पहले लिखेंगे, और यहाँ पे पुरुष कितने हैं 12 हैं, तो 4 के नीचे आप 12 लिखेंगे। ठीक है। अब बीच में क्या करेंगे, आप प्लस का निशान डालेंगे क्योंकि ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो फिर से अब बाद वाली लेंगे आप, स्त्रियां हैं बाद वाली 8 और पहले वाली हैं 18, आपने 18 क्या कर दिया नीचे ले लिया। अब क्या कीजिए, आप इनका एलसीएम लेंगे, आपके पास जो भी इनको सोल्व करके आएगा, इनको जोड़ने के बाद आप सोल्व करके आपके पास जो भी आएगा उसको आपको 7 से भाग कर देना है, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इनको हम सोल्व कैसे करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे 12 और 18 का, जो कि कितना होगा यहाँ पे 36 होगा। इनका एलसीएम यहाँ पे 36 हो गया। अब देखिएगा 12 को 3 से करेंगे, 12 तिया 36 और 4 तिया 12। उम्मीद करूँगा एलसीएम तो आपको लेना आता ही होगा। 18 दूनी 36 और 8 दूनी 16, तो 12 प्लस 16 अपॉन में 36 है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पे हमारा बना है यहाँ से 28 बटे में 36। इतनी चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई ना। अब देखिएगा ये हमारा 28 बटे 36 आया है, इसको आपको क्या करना है 7 से भाग कर देना है, बस सिंपली, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा इसको मैं रफ कर देता हूँ पूरे को। आपका आया है 7 से आपको भाग करना है किसको, 28 बटे में 36 को, तो नीचे डबल हो जाने के कारण 36 हमारा ऊपर गुणा में चला जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। 7 एकम 7, 7 चौके 28, और 4 से कैंसिल करेंगे 4 निमे 36, तो ऑप्शन बी आपका 9 दिन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ये तरीका आपको कहीं मिलेगा नहीं। जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे या वाले कॉन्सेप्ट के, आप इसी तरीके से कर सकते हैं। पहले बाद वाला लिखिए, फिर आप पहले वाला लिखिए, इनको जोड़ने के बाद आपको इससे भाग कर देना है, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 संख्याओं का अनुपात 4:9 है। यदि छोटी संख्या 5000 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो देखिएगा 4:9 है, तो इस हिसाब से छोटी संख्या आपकी ये होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 5000 दे रखी है। तो आप देख रहे होंगे कि ये कितने गुना बन रहा है। 4 से अगर आप इसको भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1250। ठीक है। तो यानी कि ये 1250 गुना है 5000 का। समझ में आ रहा होगा इतना। तो आपसे पूछा है बड़ी संख्या कितनी होगी, यानी कि दूसरी संख्या, यानी कि 9 की वैल्यू। अब 4 1250 है 5000 का, तो 1250 को आपको क्या करना है 9 से गुणा कर देना है, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो देखिएगा 9 से गुणा करेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ। 9 5 45, हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22, हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11, तो 11250 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी संख्या का 12.5% 80 है, किस संख्या का 12.5% 80 है, तो आपको बताना है वो संख्या। तो देखिए माना मैंने वो संख्या क्या है x है, x का हमको 12.5% दे रखा है, तो 12.5 नीचे हमारा 100 है,
पॉइंट की जगह मैंने एक और जीरो लिख लिया। तो x का 12.5 आपको कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको 80 दे रखी है। हमको निकालना है x। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कैंसिल कीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, यहाँ पे आ गया 40। फिर 5 से कैंसिल कीजिए, पंजू अट्ठे 40। अब ये 8 इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो अट्ठू अट्ठे कितने होते हैं, 64 होते हैं। तो 640 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 कि 392 भाग रूट में कोई संख्या है जिसको आप करेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, 392 को आप किससे रूट में भाग करेंगे कि आपका 28 आए। तो देखिए यहाँ से आपको रूट वाली संख्या बतानी है, तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। आप क्या कीजिए, मेरे को क्योंकि आंसर पता है तो मैं डायरेक्ट यही ऑप्शन चूज़ करूँगा, 196 वाला। 196 आपका रूट में आ जाएगा। तो रूट से हटने के बाद ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है आपका स्क्वायर किसका, 14 का। ठीक है, अगर आप इसको 14 से भाग करेंगे तो आपका 28 आएगा। ठीक है, आपको ऐसे ऑप्शन चेक करना है। तो इसका मतलब मेरा जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है 38। 27 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो आपको सिर्फ एक चीज़ पता होनी चाहिए, इसके आयतन का फॉर्मूला। दोनों के आयतन को आप एक दूसरे के बराबर रख देंगे। तो देखिएगा घन है, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a की क्यूब। ठीक है, तो देखिएगा एक घन आपको दे रखा है 27। अब 27 की क्यूब आपको पता तो होगा नहीं, तो आप क्या कीजिए, 27 गुणा 27, आप इसको 3 बार लिख लीजिए। तो ये घन का आयतन हो गया। दोनों घन के आयतन को आपको एक दूसरे के बराबर रखना है। अगला है हमारा 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो यहाँ पर हमारी 3 की क्यूब हो जाएगी। दोनों आयतन एक दूसरे के बराबर होंगे। तो 3 की क्यूब तो आपको पता ही होगा, वो होता है 27। ठीक है, दोनों आयतन एक दूसरे के बराबर हो गए। तो 27 से हमारा ये 27 कैंसिल हो गया। 27 गुणा 27 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप 27 को 27 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 729 आएगा। अब आप बोलेंगे कि अगर आपको गुणा करने में समय लग रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा 7 को आप 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। यानी कि आपका लास्ट का जो डिजिट आएगा वो आएगा 9। ठीक है, तो 9 सिर्फ आपके एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप ऐसे भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए बिना। ओके, नेक्स्ट है 39। कितने समय में 450 रुपये 5% से साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 540 हो जाएंगे। तो साधारण ब्याज का मैंने वीडियो दिया है, उसके अंदर मैंने इस टाइप के सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। तो देखिएगा आपसे पूछा है कितने समय में, यानी कि पूछा है समय। अब समय का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है हमारा ब्याज गुणा 100। ठीक है, मूलधन गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर। ठीक है, ब्याज गुणा 100, मूलधन गुणा ये हमारी ब्याज की दर, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको देखिए आप सोल्व कीजिएगा यहाँ पे कि कोई धनराशि 450 से 540 हो रही है। तो 540 में अगर मैं 450 घटाऊँगा, क्योंकि इसके अंदर ब्याज जुड़ा हुआ है, तभी तो ये 540 हुई है 450 से। तो ब्याज कितना है यहाँ पर देखिएगा, 14 में से 5 गए 9। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं 90 जो है इसके अंदर ब्याज है। ठीक है, अब आपको ब्याज पता लग गया, बाकी सब चीज़ें आपको पता ही हैं। अब आप फॉर्मूला में इसको पुट कर दीजिए। तो देखिएगा ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे है। ब्याज हमारा कितना आया है, 90 आया है। गुणा क्या करेंगे आप, 100 करेंगे। मूलधन हमारा कितना है, 450 है। और आपको दर दे रखी है 5%। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 से कटेगा 9 5 45। 5 5 कितना होता है, 25 होता है। और 25 को आप 100 से काटेंगे तो 25 चौके 100। तो 4 सालों में आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी वाला। ओके, नेक्स्ट है आपका मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए ए प्लस बी किसी काम को कर रहे हैं वो 10 दिन में, और ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। अब देखिएगा अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि टोटल काम कितने यूनिट है। इनका एलसीएम आएगा
30। अब एलसीएम आपके पास 30 आ गया। 10 को आप 30 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। 15 को आप 30 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। अब ये क्या आया है, ये आपकी एफिशिएंसी आई है, कार्य करने की क्षमता आई है। आपसे पूछा है बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। अब देखिएगा ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और यहाँ पे ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो आपको बी बताना है, बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो आपके पास बी की क्षमता पता होनी चाहिए। तो इस 3 के अंदर ए की क्षमता भी है और बी की भी है। तो इस 2 को आप 3 से घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बी की क्षमता बचेगी। तो बी की क्षमता कितनी है, यहाँ पे हमारी 1 है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कितने दिन में करेगा। कुल काम हमारा कितना है, 30 है। बी की क्षमता हमारी कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो 30 को आप 1 से भाग करेंगे तो 30 ही आएगा। तो बी अकेला उस काम को 30 दिन में करेगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारा यहाँ पे मैथ कंप्लीट होता है। अब हमारा आगे यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन। तो देखिए, उड़ान वायु से संबंधित है तो तैरना किससे संबंधित होगा। तो तैरेंगे किस में, हम पानी में तैरेंगे। ऑप्शन ए सही होगा। 42 आपको देखिए ये दे रखी है आपको अपोजिट लेटर की सीरीज। ठीक है, वी का अपोजिट होता है ई, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू और एक्स का अपोजिट होता है सी। ठीक है, अगर आप वी लिखेंगे इस तरफ से तो जिस नंबर पे मान लीजिए आपका वी है, अगर आप दाएं तरफ से वही नंबर फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपका ई आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इस टाइप से ये लेटर दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा डब्ल्यू का अपोजिट क्या है, ये तो आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है ना। डब्ल्यू का अपोजिट आपको डी दे रखा है, तो आपका पहले नंबर पे डी आएगा। और डी आप देख रहे होंगे सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आपका पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, पूरा सॉल्व कर सकते हैं। बी का अपोजिट कितना होगा, वाई होगा, और क्यू का अपोजिट क्या होगा, जे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन है आपके पास कुछ खिलाड़ी गायक हैं। तो देखिए ये आपको पता होगा आपको कैसे सॉल्व करना है। कुछ खिलाड़ी गायक हैं, तो देखिए कुछ का हम बनाते हैं इस टाइप से पेयर। ठीक है, कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें टच होता है। तो कुछ खिलाड़ी यानी कि खिलाड़ी को मैं लिख देता हूँ के, गायक हैं यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जी, और सभी गायक जो हैं वो लंबे हैं। तो सभी गायक यानी कि जो गायक हैं वो लंबा हमारा बाहर जाएगा और इसके अंदर गायक आ जाएंगे। तो सभी गायक क्या हैं, वो लंबे हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स ज़रूर कीजिएगा, आपको ये चैप्टर मैं पूरा बता दूंगा आपको कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल हमारा प्रैक्टिस सेट है तो मैं सिर्फ आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करवा पाऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा निष्कर्ष आपको दे रखा है कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। तो यहाँ पे देखिए लंबे, कुछ खिलाड़ी जो लंबे हैं यानी कि खिलाड़ी हमारा के है। अब देखिएगा ये लंबे वाला जो आपका इसमें भी थोड़ा थोड़ा टच हो रहा है। ठीक है, इसको मैं नीला करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ये लंबे वाला भी टच हो रहा है। तो इतना पोर्शन क्या है आपका, खिलाड़ी का भी है। तो पहला तो हमारा बिल्कुल सही होगा कि कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। नेक्स्ट है सभी खिलाड़ी लंबे हैं। तो सभी खिलाड़ी तो लंबे नहीं हैं। आप देख रहे होंगे अगर सभी खिलाड़ी लंबे होते तो सभी खिलाड़ी इसके अंदर आते और यहाँ पे लंबा होता। ठीक है, तो हमारा हम बोल सकते हैं सिर्फ पहला जो कथन है वो ही हमारा सही है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 आपके सामने इस तरह से 2, 3, 5, 7 और नेक्स्ट आपको बताना है क्या आएगा। तो देखिएगा ये है हमारी प्राइम नंबर की सीरीज़। 2 भी प्राइम नंबर है, 3, 5, 7, अगला प्राइम नंबर क्या होगा हमारा 11 होगा, 9 नहीं आएगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने खुद के पहाड़े पर भाग होते हैं। ठीक है, तो 2 भी अपने पहाड़े पर कटता है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, बट 9 कटेगा 3 पर कटेगा। तो 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, 11 हमारा प्राइम नंबर होगा और उससे अगला प्राइम नंबर हमारा 13 होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी 11 बिल्कुल करेक्ट होगा। 45 देखिएगा आपके सामने सीरीज़ दे रखी है और आप देख रहे होंगे कि 2 का स्केयर आपको दे रखा है, 3 का स्केयर दे रखा है, 4 का स्केयर दे रखा है, 5 का स्केयर दे रखा है ना। 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, अगला किसका आएगा, 6 का स्केयर आएगा। तो 6 का स्केयर कितना होता है, 36 होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। ठीक है, अब हमारे जो लास्ट के जी के क्वेश्चन हैं वो रह गए हैं, हम वो कर लेते हैं और कमेंट बॉक्स में आपको स्कोर बताना है, आपका स्कोर कितना है। 46 है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है केरल राज्य में और ये पेरियार नदी पर ही स्थित है। ठीक है, नदी का नाम भी पेरियार है। 47, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था सन 1576 में।
48 है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो साइमन कमीशन जो है ये भारत में 1928 में आया था, ठीक है। और 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी और 1 साल बाद 1928 में ये भारत में आ गया था। 49 है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो जो ब्रिटेन के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री है उनका नाम है बोरिस जॉनसन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और 50 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सोशल हार्मोनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? सोशल हार्मोनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो गाइज़ ये थे आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करूंगा ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।